नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 10 मई 2023 को एसएससी एमटीएस के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और सेकेंड शिफ्ट के 100% रियल जो आपके एग्ज़ाम्स में एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे वो लेके हाजिर हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और दोस्तों, जिनका आने वाले शिफ्टों में या फिर आने वाले दिनों में एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हर प्रश्न का इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी गई है, क्योंकि यहाँ पे हर क्वेश्चंस का मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, जहाँ से आपके क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं और रिपीट होते हैं। इस बात पे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और दोस्तों, अगर शिफ्ट वाइज अगर आपको पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री में चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी सभी पीडीएफ एक साथ चाहिए उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सभी पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है, तो जाके आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना देर करते हुए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन आया था दोस्तों कि चपचार कूट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये मिजोरम में मनाया जाता है। बात करते हैं तो चापचर कूट मिजोरम भारत का एक त्यौहार है। यह मिजोरम में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। चापचर कूट का जो कि शब्दार्थिक अर्थ है उस अवधि के दौरान आयोजित एवं त्यौहार है जब बांस और पेड़ों को काट दिया जाता है, तब झूम के लिए जलाने के लिए उनके सूखने का इंतज़ार किया जाता है। बात करते हैं तो यह झूम कृषि के पूरा होने के बाद हर साल मार्च के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार जो कि 1450 से 1700 ईस्वी में जो कि सुआपुई नामक गांव में शुरू होने का अनुमान लगाया गया है। बात करते हैं दोस्तों, वर्ष 1962 में इस उत्सव को पुनर्जीवित किया गया था। झूम कृषि पेड़ों और वनस्पतियों की भूमि को पहले साफ करके और उसके बाद उन्हें जलाकर फसल उगाने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे कौन सी एजेंसी खिलाड़ियों में डोपिंग टेस्ट करवाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाडा, जिसका स्थापना 2005 में हुआ था। बात करते हैं, नाडा का मतलब होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। 24 नवंबर 2005 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत समाज के रूप में स्थापित किया गया था, जिसमें भारत में डोप फ्री स्पोर्ट के जनादेश थे, ठीक है। इसी के जरिए जो कि खिलाड़ियों की टेस्ट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में कितना मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। तो 87.58 मीटर उन्होंने भाला फेंका था, ठीक है। बाकी नीरज चोपड़ा जो कि भारत के ध्वजवाहक भी थे, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, नीरज चोपड़ा जो कि डायमंड लीग 2022 चैंपियनशिप भी अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमंत शंकर देव ने किस नृत्य को पुनर्जीवित किया था। तो सत्रिया लोक नृत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो सत्रिया नृत्य शैली को श्रीमंत शंकर देव द्वारा 15वीं शताब्दी में प्रस्तुत किया गया था। सत्रिया नृत्य भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है। इसे 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। यह असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य शैली बाद में एक विशिष्ट शैली के रूप में विकसित और विस्तारित हुई। अपने धार्मिक चरित्र और शस्त्रों के साथ जुड़ाव के कारण इस नृत्य शैली को उपयुक्त रूप से सत्रिया नाम दिया गया है। बात करते हैं, श्रीमंत शंकर देव असम के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास में एक असमिया संत, विद्वान, कवि, लेखक, नर्तक, अभिनेता, गायक, कलाकार, सामाजिक धार्मिक सुधारक और महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। श्रीमंत शंकर देव 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो कि होकर गए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये बहुत ही फेमस व्यक्ति थे
इनके बारे में याद रखिएगा। दिन और रात की अवधि कब समान होती है या फिर कहाँ पे समान होती है, ये क्वेश्चन आया था। तो कहाँ पे समान होती है, तो ध्रुवों पर ये बराबर होता है। बात करते हैं दोस्तों, अगर दिन पूछा गया होगा तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी की भूमध्य रेखा बिल्कुल सूर्य के सामने पड़ती है, जिससे दिन और रात बराबर हो जाते हैं। तो अगर दिन का दिया होगा तो भी कर लीजिएगा, अगर जगह का दिया होगा तो भी कर लीजिएगा। एक प्रश्न आता है कि स्थानांतरित खेती को कहाँ पर झूम खेती के नाम से जाना जाता है, तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में इसको जाना जाता है। बात करते हैं स्थानांतरित खेती से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो यह असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश के वन क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में मुख्य रूप से आदिवासी लोगों द्वारा पेड़ों को काटकर और जलाकर वन भूमि का एक टुकड़ा साफ किया जाता है, ठीक है, और फसलें उगाई जाती हैं। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झूम को स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में जो कि मोटू डाबी कोमाना या फिर बरीगौरगो, पश्चिमी घाट में कुमारी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वाले जो कि वालरे, मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में पेंडा, बेवर या फिर दहिया और देप या कुमारी कहा जाता है। तो इनको भी याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों, दुनिया भर में स्थानांतरित कृषि को जो कि विभिन्न नाम से जाना जाता है, जैसे कि लंदांग जो कि मलेशिया में कहा जाता है, टुंगिया जो कि वर्मा यानी म्यांमार में कहा जाता है, तमराई जो कि आपका थाईलैंड में कहा जाता है, कैगिन जो कि फिलीपींस में कहा जाता है, हुमा जावा में कहा जाता है। वही बात करते हैं चीना जो कि श्रीलंका में कहा जाता है, मिल्पा जो कि अफ्रीका और मध्य अमेरिका में इसको कहा जाता है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगीत के क्षेत्र में 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सोनू निगम को दिया गया है। तो सोनू निगम आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इसको जो कि रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस बुक के लेखक कौन हैं, तो किरण देसाई हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात करते हैं तो भारतीय अंग्रेजी लेखिका किरण देसाई ने 2006 में इनहेरिटेंस ऑफ लॉस लिखी थी, जिसे उस वर्ष का मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और इनकी बुकें मैं बता देता हूँ, जैसे कि इनहेरिटेंस ऑफ लॉस हो जाएगा, दूसरी बुक है इन स्टडी, उसके बाद तीसरी बुक है इनका जो कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और बुक है द सैनेटिक वर्जेस, ठीक है। तो ये सभी बुकें हैं इनको याद रख लीजिएगा। एक प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चंस अगर पूछा गया है तो दोस्तों है, केलुचरण महापात्र का संबंध किस लोक नृत्य से। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, अगर मेरी वीडियो आप देखे होंगे या फिर किसी का भी वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर बताए होंगे, ओडिसी लोक नृत्य से संबंधित है। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है, तो भारोत्तोलन से उनका संबंध है। अब मीराबाई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं, जैसे कि साइखोम मीराबाई चानू एक भारतीय भारोत्तोलक हैं। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों में कई पदक जीते हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीता, जिसमें कुल 202 किग्रा भारोत्तोलन के साथ 49 किग्रा भारोत्तोलन में रजत पदक जीता था। वह इम्फाल मणिपुर की रहने वाली हैं। उन्हें वर्ष 2018 के लिए खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। मीराबाई चानू की प्रमुख उपलब्धियां जो इस प्रकार हैं, टोक्यो ओलंपिक 49 किग्रा में रजत पदक जीता था। 2020 के ताशकंद एशियाई चैंपियनशिप में 49 किग्रा में कांस्य पदक जीता। 2018 के गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम में जो कि 48 किग्रा में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं 2017 के आनाहेम विश्व चैंपियनशिप में 48 किग्रा में स्वर्ण पदक जीता था। 2014 के ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 48 किग्रा में उन्होंने रजत पदक अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को किस भाषा में लिखा गया है, तो ये पाली भाषा में लिखा गया है। बात करते हैं तो भारत बौद्ध धर्म का जन्म स्थान है और अधिकांश ग्रंथों को शुरुआत में पाली में लिखा गया था। यह एक इंडो आर्यन भाषा है जिसका उपयोग
थेरवाद बौद्ध परंपरा के बौद्ध सिद्धांत को संरक्षित करने के लिए किया गया था, जिसे भारतीय भाषा में बौद्ध ग्रंथों का सबसे पुराना संग्रह माना जाता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों त्रिपिटक यानी पाली त्रिपिटक जो कि जिसका शताब्दिक अर्थ है तीन पिटरी, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय यानी महायान, थेरवाद, ब्रजयान, मूलस वर्षीवाद आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया गया है, तो इसको याद रख लीजिएगा दोस्तों। एक प्रश्न आया था कि चोल शासकों द्वारा ब्राह्मणों को दान की गई भूमि को क्या कहा जाता था, तो ब्राह्मदेय, जो कि ब्राह्मदेय आप कह सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों चोल शिलालेखों में भूमि की जो की गई श्रेणियों का उल्लेख किया गया था, जो इस प्रकार है, जो कि वेल्लन वगई गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि को कहा जाता था। ब्राह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था। साला भोग एक स्कूल के रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसको साला भोग कहा जाता था। देवदाना तिरुनाम ठीक है, तिरुनाम टुक्कनी यानी देवदाना या फिर तिरुनाम टुक्कनी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को कहा जाता था। पल्ली जो कि चमछम जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि को कहा जाता था। तो इनको याद रख लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा हमारी संस्कृत उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। लेंस की क्षमता का एक जो कि एसआई मात्रक पूछा था, क्या होगा, तो डायोप्टर हो जाएगा, यहाँ पे डायोप्टर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, डायोप्टर हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया दोस्तों टाइपिंग। एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से मूल अधिकार कौन सा है, तो बोलने का जो अधिकार, ये ऑप्शंस में बच्चे बताया कि दिया था, जो कि मूल अधिकार हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि पौधों की जड़ों के माध्यम से तने एवं पत्तियों तक पानी एवं अन्य पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, तो जाइलम आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं जाइलम किसे कहते हैं, तो जाइलम पौधों में पाया जाने वाला एक जटिल उत्तक होता है जो मुख्य रूप से पौधों की जड़ों के माध्यम से तने एवं पत्तियों तक पानी एवं अन्य पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य करता है। यह पौधों को आंतरिक रूप से शक्ति प्रदान करने में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों यही सब प्रश्न मुझे सेकंड शिफ्ट के मिल पाए हैं। बाकी अगर क्वेश्चंस आपको याद है तो एक बार कमेंट करके व्हाट्सअप करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बता देना। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।